गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज बीएससी सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बता रही हूँ मैं। अम्ल मिति और क्षार मिति, ठीक है, जिसे एसिड मिट्री और क्या कहते हैं, एल्का मिट्री कहते हैं। मीन्स अम्ल और क्षार मिट्री होती है, जैसे टाइट्रेशन होता है वैसे ये होता है किसी अम्ल का किसी क्षार के मानक विलयन से अनुमापन तथा अम्ल की सांद्रता ज्ञात करने को अम्ल मिति कहते हैं। इसी प्रकार क्षार को अम्ल से किसी, मतलब क्या होगा, सीधा सिंपल है, किसी अम्ल का किसी क्षार से मानक विलयन ज्ञात करना और किसी क्षार का अम्ल से मानक विलयन ज्ञात करना जो कहलाता है, इसको हम क्या करें, अम्ल मिति और क्षार मिट्री कहते हैं। अब देखिए अम्ल क्षार सूचक जो क्या होते हैं, इंडिकेटर जो कहलाते हैं। अम्ल मिति और क्षार मिति में होने वाले या प्रयुक्त होने वाले दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं ये? दुर्बल या वीक ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो कहलाते हैं। दुर्बल कार्बनिक क्षारक होते हैं, दो होते हैं, दुर्बल कार्बनिक अम्ल और दुर्बल कार्बनिक क्षारक। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनका रंग भिन्न भिन्न होता है, यानी अम्ल के साथ ये अलग रिएक्शन करेंगे और क्षार के साथ ये अलग रिएक्शन करेंगे। तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनका भिन्न भिन्न क्या होता है, रंग होता है। तो सूचक आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक क्या कहलाते हैं, जो कि अम्ल को और क्षार दोनों के बारे में इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार अनुमापन में टाइट्रेशन में फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज सूचक प्रयुक्त किए जाते हैं। मेथिल जैसे कि अपन टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें भी सूचक ले लेते हैं, ठीक, HCl ले लेते हैं, फेरस अमोनिया सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, फेरस सल्फाइड ले लेते हैं। ये सब क्या KMnO4 वगैरह के साथ जो क्रिया कराते हैं टाइट्रेशन में, इसी प्रकार का ये भी टाइट्रेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार के बारे में पता करते हैं। तो फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज क्या किया जाता है, सूचक के रूप में लिया जाता है। ओस्टवाल्ड के अनुसार सूचकों का रंग क्या होता है, अनडिजॉल्वेड या फिर अभियोजित या फिर वियोजित। मतलब क्या होगा कि अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अभियोजित रंग और वियोजित रंग दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। फिनोल्फ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में क्या करता है, ये H आयन की उपस्थिति में HPH आयन में वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है अम्ल और क्षार के सूचक एवं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो आपको ये समझ में आ गया कि अम्ल के द्वारा क्षार और क्षार के द्वारा अम्ल मानक विलयन करके हम क्या ये ज्ञात कर सकते हैं, सांद्रता या ज्ञात कर सकते हैं। तो सूचक कहलाते हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ये रंग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को सूचक कहेंगे ना। जैसे कि मैं मान लीजिए सूचक के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी मेथिल ऑरेंज है, मेथिल रेड है, फिर थायोम ब्लू है। लिटमस पेपर का टेस्ट भी आप करते हैं कि अम्ल को रहेगा तो लाल हो जाएगा और क्षार रहेगा तो नीला हो जाएगा। फिनोप्थलीन है, इसके बाद ब्रोमोथायो ब्लू है और ब्रोमोथियोनो ब्लू है। ये सब क्या कहलाते हैं, विभिन्न प्रकार के सूचक होते हैं। इनका पीएच भी अलग अलग होता है। जैसे मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में डालने के साथ क्रिया करके लाल बना देगा, क्षार है जो तो पीला कर देगा। इनका पीएच 3.1 से लेकर 4.4 तक होता है। मेथिल रेड है जो, तो ये क्या कर देगा, लाल कर देगा अम्ल को और क्षार को पीला कर देगा। इसका 4.2 से लेकर के 6.3 तक क्या कहलाता है, पीएच होता है। अब इसी प्रकार क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में कोई भी उपयुक्त सूचक नहीं है। इसी पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए मेथिल ऑरेंज का यूज करेंगे, प्रबल क्षार और फिर दुर्बल अम्ल के लिए फिनोप्थलीन का यूज करेंगे। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए भी कोई सूचक नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कास्टिक सोडा का जो उपयोग करने के लिए जो सिरका में एस्टिक अम्ल का मात्रा का निर्धारण, यानी कास्टिक सोडा के ले लेते हैं। इसमें एक पहले लिखना पड़ता है सिद्धांत। तो व्यापारिक सिरके के भारानुसार 4 से 6% एस्टिक अम्ल की मात्रा होती है, ठीक है। तो सिरके में एस्टिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करने के लिए अनुमापन करना पड़ता है। तो इसके लिए N/10 कास्टिक सोडा का विलयन बना लेंगे। अपन ने कास्टिक सोडा का विलयन बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, जो प्रबल क्या होता है, क्षारक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रबल क्षारक होता है, तथा जो एस्टिक अम्ल होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। अभी मैंने बताया कि प्रबल क्षारक क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एस्टिक एसिड क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। इसके लिए फिनोप्थलीन सूचक का यूज किया जाएगा। सिद्धांत में अपन ने ले लिया, जैसे आपको देता अम्ल मिति और क्षार मिति ज्ञात कीजिए, तो आपको दे दिया N/10 कास्टिक सोडा को विलयन के साथ आपको क्या ज्ञात करना है, एस्टिक अम्ल की बारे में पता लगाना है। तो इसके लिए सब आवश्यक उपकरण क्या होता है कि 250 सेमी का क्या मापक फ्लास्क जो मेजरमेंट सिलेंडर लेना होता है,
बीकर लेना होता है, ब्यूरेट लेना होता है, आसुत जल और मानक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या लेंगे, फिनोप्थिलीन, जो कि एक सूचक में से इंडिकेट कहलाते हैं, जो रंगों आदि के बारे में बताते हैं। विधि में क्या करना होता है कि सिरके के दिए हुए नमूने जैसे हैं, तो 25 ml 250 ml धारिता के फ्लास्क जो होता है उसमें आसुत जल मिलाकर, डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर 250 ml कर लेते हैं। फिर इसको सेट करते हैं। एक बीकर में तनु क्या ले लेते हैं, 25 ml क्या ले लेते हैं, देखो 250 ml क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, 25 ml क्या ले लिया बीकर में, सिरके में तनु विलयन ले लिया, किसका, सिरके का। फिर उसमें 2 बूंदें फिनोप्थिलीन की डाली, जो इंडिकेटर का काम करता है। अब अपन पाठ्यांक नोट करेंगे तो एक रीडिंग आती है, अपन देखेंगे धीरे धीरे कलर में चेंजेस होने लगता है। यदि बीकर में विलयन का रंग गुलाबी हो जाए तो कास्टिक सोडा का विलयन, क्योंकि ब्यूरेट में क्या भरना होता है अपन को, कास्टिक सोडा 250 ml। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि पिपेट क्या होता है, ब्यूरेट क्या होता है, फ्लास्क क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया और इसका वीडियो भी डाला। तो ब्यूरेट क्या होता है, जो अनुमापन है, एक लंबी सी नली होती है जो एक स्टैंड में लगी हुई होती है, और उसमें अपन ने कास्टिक सोडा भर लेते हैं, और 25 ml एक फ्लास्क में क्या ले लेते हैं अपन, एस्टिक, जिसका अपन को ज्ञात करना है कि सिरका ले लिया, या फिर क्या ले लिया, एस्टिक अम्ल ले लिया। अब उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके क्या डालते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालते हैं, और उसमें मेथिल ऑरेंज भी 2 ड्रॉप डाला था, जैसे टाइट्रेशन जैसा है। देख तो अपन देखेंगे तो एक निश्चित पॉइंट आता है, एक निश्चित बूंद में गुलाबी रंग हो जाएगा तो डालना बंद कर देते हैं, और जिस पॉइंट में जैसे वो पहुंचता है उस रीडिंग को अपन नोट डाउन कर लेते हैं। ये अनुमापन के समान ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि 2 रीडिंग अपन 3 बार करते हैं, जिसमें 2 रीडिंग समान आ जाती है, तो अपन इसको ले लेते हैं, और लेने के बाद फिर क्या करते हैं, इसका अपन मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि HCl के उपयोग करते हुए एंटी एसिड टैबलेट क्षार की मात्रा का निर्धारण, मतलब क्षार की मात्रा का निर्धारण क्या करना, HCl के द्वारा। HCl की उपस्थिति के कारण अमाशय में जलन और क्या उत्पन्न होता है, अपच हो जाता है अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूसरे से एसिडिटी बनती है। दूसरे करने की एंटी एसिड की गोली दी जाती है, तो एंटी एसिड की गोली अम्लता को क्या कर देती है, क्षारीयता में परिवर्तित कर देती है, जिससे अपन को एसिडिटी नहीं होती है। तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि आप जानते हैं घर में भी लोग कहते हैं थोड़ा सा खाने का सोडा खा लो तो आपको गैस वगैरह बनना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो क्या करें, इनको अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये भी एक प्रयोग है। इसके लिए क्या करना होगा कि कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ब्यूरेट लेंगे, 6 m HCl ले लेंगे, 0.6 m क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोप्थिलीन ले लेते हैं। सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि 250 ml कोनिकल फ्लास्क में एंटी एसिड, क्योंकि अपन को किसके साथ प्रयोग करना है, जो एंटी एसिड की एक गोली है को इसमें क्या करते हैं कि 25 सेमी आंसू जल डाल लेते हैं। 25 से क्या डालेंगे, सेमी आंसू जल डालेंगे, और 5.0 सेमी HCl डालिए। फ्लास्क को हिलाते हैं, आप हिलाएंगे तो CO2 गैस क्या होगी, झाग के साथ उत्पन्न हो जाएगी। 2-3 बूंदें किसकी डाल दें, फिनोप्थिलीन सूचक की डालेंगे तो गुलाबी रंग आना बंद हो जाएगा। तो इसकी भी रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो बहुत इजी वे पे है, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि जब अपन को एसिडिटी होती है तो अपन क्या खाते हैं, ऐसी चीज खाते हैं जो एसिडिटी को डाउन करे। तो जब ये सब दोनों आपस में क्रिया करते हैं, HCl और क्या, एंटी एसिड टैबलेट, तो CO2 बाहर निकलती, तो वो गैस अपन को निकलती है। तो वो इसी प्रयोग मतलब जो प्रैक्टिकल है उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें भी रीडिंग नोट कर लेते हैं। एंटी एसिड गोली की संख्या 1 ले ली, HCl जो ले लिया 6 m ले लिया, ठीक है। ब्यूरेट में पाठ्यांक नोट करना है, ठीक है। तो अपन ये 3 बार रीडिंग नोट करेंगे या 4 बार, 2 रीडिंग अपन की सेम आ जाती है तो उसको अपन नोट कर लेते हैं। तो HCl का उपयोग करते हुए एंटी एसिड टैबलेट की क्षार की मात्रा का निर्धारण एक ये वाला कर सकते हैं आप। तो अम्ल और क्षार मिति मैंने इसे आपको साधारण भाषा में बता दिया है कि क्या कहलाता है, ठीक है। इसी पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया का भी रेडॉक्स अपक्रिया भी एक टाइट्रेशन ही है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जलीय विलयन में होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जलीय विलयन में होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और अपचयन वह पदार्थ कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन को होता है। KMnO4 और K2Cr2O7 आदि महत्वपूर्ण और ऑक्जेलिक अम्ल और फेरस सल्फेट से फेरस अमोनिया सल्फेट आदि महत्वपूर्ण अपचायक होते हैं। तो देखो ऑक्सीकारक कौन होता है, KMnO4। आपको मालूम, ब्यूरेट में अपन KMnO4 डालते हैं, फिर टाइट्रेशन करते हैं तो गुलाबी रंग आता है एक निश्चित पॉइंट में। तो KMnO4 और K2Cr2O7 क्या हो गए, अच्छे ऑक्सीकारक हो गए। और FeSO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको कहते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल क्या हो गए, अच्छे अपचायक हो गए।
ठीक है। तो ये दो प्रकार के सूचक हो सकते हैं, ये भी इसमें रहता है ऑक्सीकरण और अपचयन भी। एक तो वे जो जो विशेष तौर पर ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया करते हैं, जैसे स्टार्च, थायोसायनाइट, ओके, तथा नीला रंग। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो स्वयं ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण पोटेशियम फेरोसाइनाइट होता है, स्वयं सूचक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो होता है स्वयं सूचक होता है, जो स्वयं में ही ऑक्सीकारक का काम करते हैं, इनमें सूचक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया, ठीक है। जैसे अनुमापन जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट के अनुमापन को आप मोस्टली आपको सेकेंड ईयर में ही रहता है, बड़े क्लासेस में MSc वगैरह में भी ये रहेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन अनुमापन करना। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो कि ऑक्जेलिक अम्ल फेरस अमोनियम सल्फेट के अपचयन का आकलन करता है, करने के लिए प्रयुक्त, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट और अपचयक के रूप में जो पता लगाया जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। ओके, तो फिर ये क्या कहलाता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बताऊंगी कि मानक विलयन क्या कहलाता है पोटेशियम परमैंगनेट। थैंक यू।